गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 विषय इतिहास, चैप्टर वही हमारा 5 चल रहा है। अब आगे हम देखते हैं आज लॉर्ड डलहौजी की व्यापक नीति। पेज नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, पेज नंबर 96। ठीक है, पेज नंबर 96 पे हम पढ़ रहे हैं। देखो, लॉर्ड डलहौजी था, उस समय गवर्नर बन के भारत आया। इसने किस प्रकार अपनी नई नीति अपनाई, जिसको राज्य हड़प नीति यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्य हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। डलहौजी द्वारा भारत में ब्रिटिश सार्वभौमिकता की वो स्थापना करना चाहता था। वो पूरी तरह से भारत को जो है ब्रिटेन बनाना चाहता था। ठीक है, इसके अलावा उसने भ्रष्टाचार के दोष के नाम पे गोद निषेध प्रथा लागू की। गोद निषेध यानी गोद लेने से मना करना, गोद निषेध का मतलब होता है। ठीक है, अब गोद निषेध था क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, हिंदू विधि के अनुसार किसी भी शासक के पुत्र न होने पर वे अपने निकट संबंधी या रिश्तेदार के पुत्र को अपना दत्तक पुत्र बना लेते थे। डलहौजी ने इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य हमारे यहाँ अभी भी चलता ही है। इससे जैसे मान लो हमारे रिश्तेदार है, हमारे ताऊ जी है या अंकल जी है, जिनके अगर मान लो लड़का नहीं हो तो गोद ले लेते हैं वो अपने बड़े भाई की संतान को, या अपने छोटे भाई की संतान को, या अपने बहन की संतान को, या अपने जो निकट संबंधी रिश्तेदार जो भी हमारे लगते हैं, तो उनको गोद ले लिया जाता है। ठीक है, और उसको अपना पुत्र मान लिया जाता है, और फिर उसको राशन कार्ड वगैरह में भी नाम लिख दिया जाता है, और उसको एक तरह से जो है जायज़ बना दिया जाता है उसको। ठीक है, और उसको मतलब अपनी संपत्ति का वारिस भी घोषित कर देते हैं। अभी भी चल रही है प्रथा, है ऐसी बात नहीं है, उस समय भी चलती थी। तो उस समय क्या था कि किसी भी शासक के अगर कोई संतान नहीं होती थी तो क्या होता था कि दूसरी अपने जो कोई रिश्तेदार होते थे उसके पुत्र को अपना दत्तक पुत्र बना लेते, लिखा हुआ है यहाँ पे, और फिर उसको अपना राज्य का जो उत्तराधिकारी भी घोषित कर देते। और आने वाले समय में वो जो दत्तक पुत्र होता था, गोद लिया हुआ होता था, वो उस राज्य का नया राजा बन जाता था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को क्या कर दिया, इस प्रथा को उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। इसके अलावा गोद निषेध के बाद में ऐसे कौन से जो उस समय लॉर्ड डलहौजी के समय राज्य थे जहां उसने मतलब ये नीति लागू करी, और इस नीति को नाम दिया गया राज्य हड़प नीति। ठीक है, इसमें जो पहले था हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सतारा को उसने गोद हड़प नीति के बल पर 1848 में सतारा को उसने अपने अधीन ले लिया। सतारा के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य हड़प नीति के सिद्धांत के अनुसार सतारा प्रथम राज्य था जिसका विलय किया गया। राजा अप्पा साहिब के कोई पुत्र नहीं था। मृत्यु से पूर्व उन्होंने कंपनी की अनुमति के बिना अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। डलहौजी ने इस गोद लेने की कार्रवाई को अवैधानिक माना और सतारा को आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय कर लिया। सबसे पहले सतारा, उसके बाद में संबलपुर दूसरे नंबर पे, संबलपुर 1849। ठीक है, दूसरा उन्होंने लॉर्ड डलहौजी ने वो था संबलपुर राजा नारायण के पुत्र नहीं था, नहीं वो दत्तक पुत्र बना सके। उनकी मृत्यु के बाद में 1849 में राज्य में मिला लिया गया, इसको भी राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद में झांसी 1853 में झांसी लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की पराजय के बाद झांसी के राजा रामचंद्र से संधि कर उसके पुत्र और उत्तराधिकारी को ये राज्य अधीनस्थ सेवाओं की शर्तों पर दे दिया। राजा की मृत्यु के बाद कंपनी ने राजा के वंशज गंगाधर राव को उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया। गंगाधर की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र गोद लिया, जिसे डलहौजी ने अस्वीकार कर झांसी का फरवरी 1854 में उसे भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। 1854 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वहाँ पे, और रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया था, क्योंकि जो गंगाधर राव थे, गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, और गंगाधर राव जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई के पति थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव नामक एक बच्चे को गोद लिया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने वहाँ पर भी अपनी नीति लागू की और 1854 के अंदर जो है उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद में 1854 में फिर है नागपुर को भी 1854 में राज्य हड़प नीति के अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत उसको भी अपने यहाँ पे मिला लिया गया।
लाल डलहौजी ने उसको भी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद में अंग्रेजी राज्य में और भी थे, जिसमें मुख्य मुख्य में नाम लिख देता हूँ। जेतपुर है भाई, ये जयपुर मत पढ़ना इसको, ठीक है। जेतपुर, बघार, उदयपुर, तंजौर, ठीक है। ये आदि कुछ राज्य थे जिनको भी लाल डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के बल पर उसको अपने जो है अंग्रेजी सियासत में उसको मिला लिया। तो ये थी लाल डलहौजी की। क्वेश्चन आता है लाल डलहौजी की राज्य हड़प नीति से आप क्या समझते हैं, या लाल डलहौजी की व्यपगत नीति से आप क्या समझते हैं। इसमें ये आएगा, लाल डलहौजी था उस समय भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, और वो शुरू से भ्रष्टाचारी व्यक्ति था और लालची व्यक्ति, स्वार्थी, जिसे हम बोले स्वार्थी व्यक्ति था। और उसने गोद निषेध प्रथा यहाँ पे लागू की। गोद निषेध प्रथा के अंतर्गत उसने ये बताया कि कोई भी राजा अगर उसके कोई शासक जो है उसके पुत्र नहीं होता तो वो कोई दूसरे अपने वंशज या रिश्तेदारों से गोद नहीं लेगा, और उस शासन को अंग्रेजी शासन में मिला दिया जाएगा। ये उसकी लाल डलहौजी की नीति थी। ये उस कुल मिला के उसको जो है जो राज्य थे जो जिसके उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको वो ब्रिटिश राज्य में मिलाने के लिए एक उसने कूटनीतिक चाल थी लाल डलहौजी की, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखते हैं हम। पेज नंबर 97 पे हैं अभी हम। कुशासन व भ्रष्टाचार का आरोप और अवध। अब अवध के बारे में लाल डलहौजी ने अवध के बारे में क्या कहा था, क्वेश्चन आता है ये। अवध के बारे में लाल डलहौजी ने कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये कहा था इसने, ये गिलास फल यानी जूस, फलों का जूस का गिलास, जैसे चेरी फल, एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा, मुंह में आकर गिरेगा। ये किसने कहा था, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसके बारे में कहा था, अवध रियासत के बारे में कहा था, ठीक है। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये कहने वाला व्यक्ति था लाल डलहौजी, जिसने ये बात कही थी कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। उसने ब्रिटिश रेजिडेंट को राज्य का दौरा कर रिपोर्ट देने को कहा, जिसने नवाब वाजिद अली शाह के विरुद्ध बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया और कुशासन का आरोपी बताया। डलहौजी ने नवाब पर कुशासन व संधि भंग का आरोप लगाया। 13 फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी गई, और 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध को जो था, अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। उस समय ये नोट कर लो, वाजिद अली शाह अवध का नवाब था ये, ठीक है। और 13 फरवरी 1856 ईस्वी में अवध को जो है उसका घोषणा कर दी लाल डलहौजी ने, ठीक है। इस प्रकार 1757 से 1856 के मध्य युद्ध, छल कपट, कूटनीति से कंपनी राज्य की सीमा उत्तर में तिब्बत, चीन साम्राज्य तक, दक्षिण में पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तट व उत्तर पश्चिम में दर्रों तक छूने लगी। भारतीय शासकों के आपसी फूट और आम जनता में राष्ट्रीय चेतना के अभाव ने अंग्रेजों को सफल होने में सहयोग दिया। 1757 से 1856 के मध्य, 1757 से 1856 ईस्वी तक कंपनी ने जो है भारत को कब्जे में कर लिया, भारत को कब्जे में कर लिया, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लीजिए आप एक बार।
ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये शब्द किसने और किस रियासत के बारे में कहे? तो ये शब्द लॉर्ड डलहौजी ने एवं अवध रियासत के बारे में कहे। उस समय अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह था और 1856 13 फरवरी 1856 में अवध को विलय करने की घोषणा कर दी गई। वाजिद अली शाह पर संधि की शर्तों को नहीं मानने का आरोप लगाया गया, उस पर गलत आरोप लगाकर वो पहले जितनी भी संधि हुई थी अवध और अंग्रेजों के मध्य उन सबको खारिज कर दिया गया और अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया। तो इस प्रकार 1757 से 1856 तक कंपनी ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग छल कपट के माध्यम से बात करें हम या संधि समझौते के माध्यम से तिब्बत तक, चीन साम्राज्य, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है, पश्चिम में दर्रों तक, लगभग पूरे भारत को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और पूरे भारत को अपने कब्जों में लेने के पीछे क्या कारण रहा था? अंग्रेजों का तो कारण नहीं था, यानी जे कुछ मिला के इस भारत को इतना ज़्यादा गरीब बना दिया जाए या यहाँ पे जितना जॉब भी है वो लूट के यूरोपीय देशों में पहुँचा दिया जाए। क्योंकि जैसा कि हम लोगों को विदित है, पहले इसको सोने की चिड़िया बोला जाता था, लेकिन जब वो गए थे तो ये मिट्टी की चिड़िया के काबिल भी भारत नहीं रहा था। यानी अंग्रेजों ने पूरा इसका जो है रस जितना वो खींच सकते थे खींच लिए थे, ठीक है। तो हमारी इसके पीछे क्या कारण रहा था, क्यों हुआ ऐसा, भारत की दुर्दशा ऐसी क्यों हुई? क्योंकि हमारे शासकों की आपसी फूट, सभी शासक अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, खुद का स्वार्थ सोचते थे, मेरा साम्राज्य सुरक्षित है, बस बात खत्म, उसके साम्राज्य में कुछ भी हो, ठीक है। ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपके पड़ोसी पर अत्याचार हो रहा है और आप देख रहे हैं तो कल वही अत्याचार आपके साथ होगा, हमें उसका मुकाबला करना चाहिए, हमें बात उठानी चाहिए, ठीक है। तो आपसी फूट थी, आम जनता था, आम जनता में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, किसी प्रकार की जागरूकता आम जनता में नहीं थी, क्योंकि वो जागरूक नहीं थे, उनको ये पता नहीं था कि हमें राष्ट्रीय चेतना हम भारत के हैं। क्योंकि आम जनता जो थी अधिकतर मजदूर किसान थे, उस समय 70 से 75% लोग कृषि पे निर्भर थे, गाँव में कृषि करते थे, तो उनको ये पता नहीं चलता था क्योंकि संचार के साधनों का अभाव था। तो देश में क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, इन चीज़ों को उनसे कोई मतलब नहीं होता था। और जब लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होती तो भी उनको यही बात होती थी कि इस राजा ने इस राजा पे आक्रमण कर दिया, इसने इसका जीत लिया, उनको कोई मतलब नहीं होता। उनका वो पशुपालन करना, खेती में जो भी हो रहा है खाना, अपना गुजर बसर करना, अपना जीवन यापन करना, ऐसे करके वो धरती पे आते, धरती से चले जाते, ज़्यादा वो इतना दिमाग नहीं लगाते थे। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव भी इसका एक प्रमुख कारण रहा, ठीक है। तो ये बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए इनको। ठीक है, तो ये था कुशासन भ्रष्टाचार का आरोप और लॉर्ड डलहौजी की व्यापक नीति के बारे में हमने पढ़ा, ये आपने उतार लिया होगा। अवध के बारे में कहा था लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। अवध रियासत को लूटा, 1856 13 फरवरी को अवध रियासत को अपने कब्जे में ले लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। उस समय नवाब कौन था? अवध का वाजिद अली शाह था, वो वहाँ का नवाब था। तो 1757 से 1856 के मध्य अंग्रेजों ने पूरा जो है भारत को अपने कब्जों में ले लिया। उसके बाद में 1857 की क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन यहाँ से हो जाता है, फिर भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो जाता है। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया, यानी ख़त्म हो गया यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, जो कि व्यापारी कंपनी थी वहाँ की। तो 1857 की क्रांति, 1757 से 1856 लगभग ये हो गए हमारे 99 वर्ष। 99 वर्ष के शासनकाल के दौरान एक व्यापारिक यूरोपीय कंपनी थी जिसने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया, ठीक है। और 1857 की जब क्रांति हुई, जिसको सैनिक विद्रोह का नाम दिया अंग्रेजों ने, लेकिन हमारे भारत के इतिहासकार उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते थे। और उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यही कहा गया 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से जाना पड़ा और भारत जो उपनिवेश ही था, ब्रिटिश का उपनिवेश था, लेकिन अब वो सीधा ब्रिटिश संसद के अधीन होगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत को कर लिया गया, ठीक है। तब नेक्स्ट वीडियो में अब
हम पढ़ेंगे जो मेन मुख्य टॉपिक है इस पार्ट 5 का, जो कि आने वाला है, क्योंकि ये जो छोटे क्वेश्चन ये तो आते ही हैं, बड़े क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप था, क्रांति का प्रकृति क्या थी, कैसी क्रांति थी और उसके क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति हुई और उसके परिणाम, उसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। गुड बाय, धन्यवाद।